हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पी ब्लॉक एलिमेंट सेकंड का ग्रुप 17 का लेक्चर नंबर 13 कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 14। बेटा लेक्चर नंबर 14 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था? ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन ग्रुप्स। हैलोजेंस ग्रुप के हमने ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ लिए थे। कौन कौन से बच्चों? कैसे होता है बच्चों? F2 का ज्यादा होता है, Cl2 का, Cl2 के बाद Br2 का, Br2 के बाद I2 का। ये हमने रिडक्शन पोटेंशियल से जान लिया था, ठीक है। SRP वैल्यू से, SRP वैल्यू मैंने सबके लिए लिखाई थी। इनोट सेल की वैल्यू इसकी मैंने लिखाई थी बच्चों आपको 8.7 वोल्ट। इसकी वैल्यू कितनी लिखाई थी बच्चों? मैंने 1.35। और इसकी वैल्यू कितनी लिखाई थी? इनोट सेल की वैल्यू 1.02 कुछ समथिंग। और इसकी इनोट एसआरपी वैल्यू सही है, ये इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों? हमारी 0.57 कुछ थी, ठीक है। इस तरीके से मैंने एसआरपी वैल्यू से आप लोगों को निकालने के लिए बोला था। और आप लोगों को ये भी बोला था कि इस क्वेश्चन को डील करने के लिए, एक दो क्वेश्चन डील करने के लिए बोला था। अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन हमने एसआरपी वैल्यू से तो जान लिया है, अब हम एक और तरीके से जान सकते हैं। देखो यहां पर लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन कैन बी explained by रिएक्शन विद वाटर के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है बच्चों। वाटर के थ्रू हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों। तो यहां पर हम वाटर के थ्रू किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों, समझते हैं। अगर मैं F2 की रिएक्शन H2O के साथ करा दूं, F2 की रिएक्शन अगर मैं H2 के साथ करा दूं तो तुरंत आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहां पर HF और O2 बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहां पर I2 की रिएक्शन H2O के साथ करा दूं तो ध्यान से समझना, ये रिएक्शन रिवर्सिबल, हाईली रिवर्सिबल होगी और ये बैकवर्ड ज्यादा जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब HI, इससे क्या बनेगा बच्चों आपका HI और यहां पर बनेगा O2, HI और क्या बनेगा O2। अब ये बात समझो, यहां पर जो है इसका हाईली रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, हाईली रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है। और हाईली रिड्यूसिंग कैरेक्टर होने की वजह से ये तुरंत आपका बैकवर्ड रिएक्शन करता है, मतलब I माइनस अपने आप को तुरंत ऑक्सीडाइज कर लेगा किसके अंदर बच्चों? I2 के अंदर, इसलिए रिएक्शन आपकी बैकवर्ड जाती है। तो ध्यान रखना, F2 H2O के साथ ज्यादा अच्छे से रिएक्शन करेगा, लेकिन I2 H2O के साथ ज्यादा अच्छे से रिएक्शन नहीं करेगा। और Cl2 और Br2 आपके H2O के साथ रिएक्शन दिखाते हैं वाटर के साथ, कौन से? HOCl बना लेगा, एक आपका HOBr बना लेगा और आपका साथ में HCl एंड HBr दोनों बना लेगा, ठीक है। HCl एंड HBr दोनों, मतलब दोनों के लिए रिएक्शन लिख दी। Cl2 के लिए Cl वाला प्रोडक्ट लेने, Br2 के लिए Br2 वाले प्रोडक्ट, Br वाले प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पता पड़ा कि यहाँ पर वाटर के साथ आपका F2 ज्यादा अच्छे से रिएक्शन कर रहा है। देन आफ्टर हमारा कौन कर रहा है? Cl2 के बाद हमारा Br2 के बाद हमारा I2। तो ये है इसके रिएक्शन विद वाटर के साथ कौन ज्यादा अच्छे से रिएक्शन करेगा बच्चों? F2 के बाद Cl2 के बाद Br2 के बाद I2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नेचर ऑफ हैलोजन को भी काफी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं रिएक्शन विद वाटर से। अब हम चलते हैं बच्चों इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन। तो एक एक करके समझ लेते हैं। यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी को हम समझ लेते हैं। पहला जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टेट। यहाँ पर F2 आपका गैस में मिलेगा, F2 आपका गैसेस स्टेट में मिलेगा,
ठीक है। F2 के बाद आपका यहाँ पर Cl2 आपका गैसेज स्टेट में मिलेगा, ठीक है। Br2 आपका लिक्विड स्टेट में मिलता है, Br2 आपका लिक्विड स्टेट में मिलता है, और आपका यहाँ पर I2 आपका सॉलिड स्टेट में मिलेगा। I2 आपको कौन से स्टेट में मिलेगा बच्चों? सॉलिड स्टेट में मिलेगा। यहाँ पर I2 यहाँ पर आपका सॉलिड स्टेट में मिलेगा। सेकंड पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आप समझना, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। when we move down to the group, when we move down to the group, जब मैं ग्रुप में नीचे की ओर मूव करता हूं, मतलब F2, Cl2, Br2, I2, जैसे जैसे मैं ग्रुप के नीचे की ओर मूव करूंगा बच्चों, तो यहां पर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर इंक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर इंक्रीजेस, दोनों के दोनों आपके यहां पर इंक्रीज कर जाएंगे। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है और यहां से भी, दोनों जगह से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है बच्चों, ठीक है। हेलोजेंस आर कलरफुल, हेलोजेंस आपके क्या होते हैं बच्चों? हेलोजेंस आर कलरफुल, हेलोजेंस आपके कलरफुल होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बोलने से अच्छा है कि ये क्या करेंगे बच्चों? हेलोजेंस आर कलरफुल ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय विजिबल लाइट, ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय विजिबल लाइट, ये लिखना ज्यादा सही है। ड्यू टू द एक्साइटेशन बाय विजिबल लाइट, मतलब क्या करेगा बच्चों? अब आपको समझ में नहीं आया होगा। अब क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन आपका कोई H लेगा और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से आपका क्या होता है बच्चों? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, मतलब विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करेगा और अपने आप को एक्साइट करेगा। एक्साइट करने के बाद जो आपका ग्राउंड स्टेट पर आएगा, तब वो कुछ लाइट इमिट करेगा। मैंने आपको डी ब्लॉक में पढ़ाया था कुछ ऐसा, डी ब्लॉक में कुछ ऐसा पढ़ाया था। यहाँ पर है, इसने H लिया तो ये ऊपर गया, अब ऊपर से नीचे आएगा तो ये इमिट करेगा, ऐसा कुछ पढ़ाया था। इमिट करेगा मतलब कलर इमिट करेगा, तो वही आपका एक्साइटेशन, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं एक्साइटेशन। मतलब H लेके ऊपर जा रहा है तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन। तो यहाँ पर जो F2 का कलर होता है वो होता है पेल येलो। F2 का कलर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर पेल येलो, ठीक है। F2 का कलर यहाँ पर पेल येलो होता है, ठीक है। Cl2 का कलर क्या होता है? येलोइश ग्रीनिश, कुछ ग्रीनिश भी बोल सकते हैं, ठीक है। हल्का सा वो येलो और ग्रीन के बीच का होता है, थोड़ा सा आपका येलो और ग्रीन के बीच का होता है बच्चों ये, ठीक है। यहाँ पर F2 और Cl2, उसके बाद Br2 का कलर क्या होता है बच्चों? Br2 का कलर ध्यान रखना, रेडिश ब्राउन। कौन सा होता है? रेडिश ब्राउन, ठीक है। और I2 का कलर क्या होता है? वायोलेट। I2 का कलर क्या होता है? वायोलेट। I2 आपका वायोलेट कलर का होता है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर कलर भी बता सकते हैं, जो कि हमारा क्या है बच्चों? काफी इजी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टेट बताना है, मेल्टिंग पॉइंट और हेलोजन आपके कलरफुल होते हैं। इस बात को ध्यान रखो बच्चों आप लोग, ठीक है। फिजिकल स्टेट में और भी है, अगर मैं बोलना चाहूँ इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो मैंने पहले ही लास्ट क्लास में बता दिया था। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। आप लोगों को लगेगा कि, ध्यान से समझना, आप लोगों को लगेगा कि मैं आपको बता देता हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ अगर मैं बोलना चाहूं तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होता है बच्चों? बॉन्ड लेंथ आप लोगों को लगेगा कि छोटे एटम का, मतलब छोटे एटम का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा और बड़े एटम का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। आपको ऐसा ही लगेगा। F2, Cl2, Br2, I2, इन सब में छोटा कौन है बच्चों? आप लोगों को लगेगा F2 छोटा है, तो F2 का बॉन्ड लेंथ क्या होगा बच्चों? आप लोगों को लगेगा छोटा है।
तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ऐसा आपको लगेगा जो कि आपका गलत है, जो कि आपका गलत है। तो सही बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, यहां पर समझना। अब यहां पर क्या होता है, एफ में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था लोन पेयर रिपल्शन होता है। लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ जाता है। तो बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ आपका कितना बढ़ जाएगा बच्चों, देखो सबसे कम हो जाएगा Cl2 का, उसके बाद Br2 का, उसके बाद F2 का, उसके बाद I2 का, ये हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। वो बॉन्ड लेंथ की साइज आपकी बढ़ जाएगी। जब आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पर Cl2 की सबसे ज्यादा, फिर Br2 की, फिर F2 की, फिर I2 की। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी चलेगा। थोड़ा सा इसको लिटिल बिट आप लोग कोशिश करो याद रखने के लिए। याद रखो, ये वाला पॉइंट तो अक्सर पूछा गया है घुमा के बच्चों, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखो। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है हमारी ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, उसको समझाता हूं मैं आप लोगों को, समझने की कोशिश करना। देखो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर, अब मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब देखो आप लोग जानते हो कि फ्लोरीन इज अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन इट्स पीरियड। तो फ्लोरीन फर्स्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब पहला नंबर आएगा। तो फ्लोरीन आपका क्या बच्चों, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में मैं आपको बता देता हूं। यहां पर फ्लोरीन इज फर्स्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन आपका पहला हाईएस्ट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अब देखो कैसे, अब देखो फ्लोरीन के ऊपर यहां पर चार्ज कितना होगा बच्चों, फर्स्ट हाईएस्ट होगा तो इसके ऊपर -1 ही होगा। इसका -1 +1 +3 +7, इसका भी क्या होगा -1 +1 +3 +7, इसका भी क्या होगा -1 +1 +3 +7। अब ये यहां पर क्या बनाएंगे बच्चों, इन सब के तो ऑक्सी एसिड बना लेंगे। इन सब के क्या बना लेंगे बच्चों, ये ऑक्सी एसिड। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि जो आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है वो +2 के भी ऑक्साइड बना देते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। बट क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कैन फॉर्म +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। कैन फॉर्म +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑक्साइड, मतलब इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड भी बना लेते हैं। ये बात थोड़ा सा याद रखना है, कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखो कि क्लोरीन आपका क्या दिखाएगा, -1 +1 +3 +7। ये आपका -1 +1 +3 +7, -1 +1 +3 +7, ये आपका कुछ ऐसा दिखाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम चलते बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट, वो सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर आपके ऑक्सी एसिड में दिखाया जाएगा, ठीक है। अब हम चलते बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो देख लेते हैं बच्चों अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी बेटा, ध्यान रखना एक चीज, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर से क्वेश्चन जरूर आता है जेईई में। ऑक्सीडाइजिंग नेचर से जेईई में क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। पहला केमिकल प्रॉपर्टी, पहला मैं आप लोगों को इससे पहले बता देता हूं, एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन का एनामलस बिहेवियर। अब देखो फ्लोरीन का एनामलस बिहेवियर में क्या होता है बच्चों, फ्लोरीन भी आपका एनामलस बिहेवियर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने पीरियड में केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। तो कुछ इसके बिहेवियर होते हैं जो क्यों दिखाते हैं एनामलस बिहेवियर, मतलब उन तीनों से अलग दिखाता है। क्यों दिखाता है? ड्यू टू द स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है,
ये तीन फैक्टर आपके सेम ही होंगे, ठीक है। और क्या होगा बच्चों यहाँ पर भी एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये आपका क्या दिखेगा, केवल और केवल बच्चों -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर केवल और केवल ये आपका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का भी रीजन क्या है बच्चों, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है इसमें, इसलिए ये आपका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों का दिखाएगा, ठीक है। ये तो था हमारा एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बच्चों एक एक करके। पहला रिएक्टिविटी टुवार्ड H2, रिएक्टिविटी टुवार्ड H2 के साथ ये किस तरीके से रिएक्टिविटी दिखाएगा बच्चों, समझते हैं। देखो अगर मैं H2 की रिएक्शन X2 के साथ करा दूं, H2 की रिएक्शन X2 के साथ करा दूं तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका बन जाएगा HX। हियर X विल बी व्हाट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पर X क्या हो सकता है बच्चों आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, और क्या हो सकता है बच्चों यहाँ पर आयोडीन आपका हो सकता है X यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों का जैसे एग्जाम्पल सिंपल सा ये मैंने बता दिया, ठीक है। इसको थोड़ा नोट डाउन करो, यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर विद H2, रिएक्टिविटी ऑर्डर विद H2 मतलब H2 के साथ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, H2 के साथ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा बच्चों, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा F2। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बच्चों, F2, हमेशा F2 ही होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव। Cl2, Br2 और I2, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अगर मैं रिएक्टिविटी देखूं तो यहाँ पर समझना HI तो आपका नहीं बनेगा। HI क्यों नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि वो पीछे चला जाएगा। अभी मैंने लास्ट में बताया था H2O के साथ जो HI बनता है वो तुरंत आपका पीछे चला जाता है। ये यहाँ पर जो फॉर्म होगा हाईली रिड्यूसिंग कैरेक्टर होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होगी और इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट ध्यान रखना, H2 प्लस F2 की रिएक्शन HF, ठीक है, और H2 प्लस Cl2 की रिएक्शन यहाँ पर बनेगा 2Cl, ठीक है। बैलेंस आप कर सकते हो रिएक्शन, ठीक है ना, बैलेंस आप लोग कर लेना, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब ये दोनों क्या होते हैं, हाईली एक्सप्लोसिव। क्या होते हैं हाईली एक्सप्लोसिव, मतलब आप लोगों के बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं, हाईली एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं। अब हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन है बच्चों, ये हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन। अब हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन है तो हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन हम नहीं करा सकते। तो जब हम हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन नहीं करा सकते, देन due to the highly explosive, this reaction is highly explosive, this reaction is highly explosive। ये रिएक्शन आपका क्या होता है, हाईली एक्सप्लोसिव होता है। और हाईली एक्सप्लोसिव होने की वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर दिस रिएक्शन इज अ हाईली एक्सप्लोसिव, so we will obtain HF and HCl by HF and HCl by, यहां पर ध्यान से समझना, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होने की वजह से हम HF और HCl को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। HF and HCl will obtain by मेटल सॉल्ट, मतलब मेटल सॉल्ट से हम इसको ऑब्टेन करेंगे। ये वाला तरीका सही है लेकिन ये गलत है, क्योंकि रिएक्शन काफी ज्यादा हाईली एक्सप्लोसिव है। तो हम किससे ऑब्टेन करेंगे बच्चों, मेटल सॉल्ट से हम इसको ऑब्टेन करेंगे। अब मेटल सॉल्ट से कैसे ऑब्टेन करेंगे बच्चों इसको, अगर मैं NaF की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा दूं तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर Na2SO4 और क्या बन जाएगा HF, ठीक है। अगर मैं NaCl की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा दूं तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर Na2SO4 और यहां पर HCl। अब इस बात को समझो कि यहां पर H2SO4 को रखना सही नहीं है, यहां पर H2SO4 से ऑब्टेन करना सही नहीं है। सो वी विल प्रिफर्ड, हम किसको प्रिफर्ड करेंगे, वी विल प्रिफर्ड H3PO4
preferred we will prefer H3PO4 over H2SO4 क्यों ऐसा? जो ये आपका H2SO4 होता है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। ये आपका क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होने की वजह से ये तुरंत इसको वापस से क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। तुरंत ये आपका इसके हाई ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने की वजह से हम इसको क्या नहीं कर सकते बच्चों? यहाँ पर H3PO4 ज्यादा हम लोग प्रेफर करेंगे। सुनना ध्यान से, H2SO4 HF से नहीं, HF वाले में नहीं, H2SO4 हम ना तो HCl के लिए यूज करेंगे क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। HCl के फॉर्मेशन में ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। जब इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है तो ये क्या करेगा बच्चों? तुरंत रिएक्शन को बैकवर्ड ला देगा, तुरंत आपका HCl का फॉर्मेशन कम कर देगा। तो इसकी जगह हम किसको यूज करते हैं? H3PO4 को। इसकी जगह हम किसको यूज करते हैं बच्चों? यहाँ पर H3PO4 को। तो तुरंत ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने की वजह से ये इसको Cl2 में कन्वर्ट कर देगा। ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों? Cl2 में कन्वर्ट कर देगा। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखो, हाईली ऑक्सीडाइजिंग पावर होने की वजह से हम HCl तो नहीं ऑब्टेन कर पाते, हम क्या ऑब्टेन कर लेते बच्चों? Cl2 ऑब्टेन कर लेते। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहां पर आपको क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, Cl के लिए मत करना, I के लिए मत करना और Br के लिए भी मत करना, केवल और केवल F के लिए H2SO4 हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर ठीक है। अब हम देखते हैं HBr कैसे बनाते हैं। HBr बनाने का टेक्निक, HBr अगर मैंने H2 की रिएक्शन Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाया, ठीक है, प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाया तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर HBr बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? HBr। ठीक है, उसी तरीके से अगर मुझे HI बनाना है तो HI बनाने के लिए I2 की रिएक्शन अगर मैंने Na2H4 के साथ करा दिया तो यहाँ पर मेरा 4HI के साथ और N2 गैस निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर I2 आपका किसके, इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजीन। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजीन। इसका नाम क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजीन। इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान रखो, बच्चे भूल जाते हैं अक्सर इन दोनों रिएक्शन को। ये दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको प्रिपरेशन मेथड मैंने पूरा बता दिया। HF को हम इजीली नहीं बना सकते, HCl को इजीली नहीं बना सकते क्योंकि वो एक्सप्लोसिव बिहेवियर होता है, इसलिए उसकी रिएक्शन हम H2SO4 के साथ मेटल सॉल्ट के साथ हम उसकी रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, अब HBr बनाने के लिए हमको प्लेटिनम कैटलिस्ट वाले रिएक्शन चाहिए और वो HI बनाने के लिए हाइड्रोजन वाली रिएक्शन। कौन सी वाली? हाइड्रोजन वाली रिएक्शन। क्योंकि ये अब देखो, अगर I2 HI के साथ रिएक्शन कर जाए, देखो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्या है बच्चों, यहां पर समझना ध्यान से। अगर मैंने I2 की रिएक्शन H2 के साथ करा दी, I2 की रिएक्शन अगर मैंने H2 के साथ करा दी तो तुरंत ये रिएक्शन आपकी बैकवर्ड मार जाएगी। तुरंत आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर बैकवर्ड। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया? हाइड्रोजन का। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने किसका यहाँ पर यूज किया बच्चों? हाइड्रोजन का। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लो, काफी इजी और काफी सिंपल है। अब हम देख लेते हैं इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा क्या होगा समझ लेते हैं। यहां पर देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं यहां पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारा क्या आएगा? स्टेट आपका कौन सा? स्टेट HF आपका लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, जो कि आपका क्या होगा? लीनियर स्ट्रक्चर। क्या होगा लिक्विड फॉर्म में? ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर मैं बताऊं कि अगर आपका स्टेट में अगर मैंने बनाया HF इन सॉलिड स्टेट तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो जिगजैग होगा, कुछ इस तरीके से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी यहां पर,
यहां पर आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। ये आपकी कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहां पर आपकी कौन सी बॉन्डिंग होगी बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस तरीके से यहां पर आपका स्टेट, एक लिक्विड होगा, एक आपका क्या होगा बच्चों यहां पर सॉलिड होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं यहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों यहां पर समझने का कोशिश करना। अब देखो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप लोग जान पा रहे होंगे कि HF, HBr, HCl, HBr और HI, इन सब में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? देखो बच्चों यहां पर समझ पा रहे होंगे आप लोग, HF के अंदर क्या प्रेजेंस है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा होगी, ये बात तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, पहले से बता रहा हूं। और इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें हम देखेंगे वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। क्या देखेंगे? वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। अब समझना बच्चों यहां पर हम देखेंगे वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, और यहां पर हम क्या देखेंगे बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी बच्चों? अगर मैं बोलूं मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट आपकी बढ़ जाती है। तो आपकी मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी? HF की। HF के बाद किसकी आएगी बच्चों? HI की। HI के बाद किसकी आएगी बच्चों यहाँ पर? HBr की। और HBr के बाद किसकी आ जाएगी? HCl की। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज अ परफेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ठीक है, ये आपका किसका ऑर्डर है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट का। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट बताना चाहूं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों यहाँ पर समझना, HF का HCl, HF का HI से थोड़ा कम आपका हो जाता है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो HF का एक यूनिट पीछे ही, बस याद रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा रीड करोगे तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हल्की लगेगी, मतलब कोई ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा रीड करना होता है बस। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ठीक है, अब हम समझते बच्चों इसके आगे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो हमने समझ लिया। अगर मैं बताऊं आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर, तो आयोनिक कैरेक्टर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा लास्ट ईयर, आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर निकालना हो तो आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इज 16 इंटू काई ए माइनस काई बी माइनस 3.5 काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या बच्चों? बहुत ज्यादा है। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या बच्चों? यहां पर बहुत ज्यादा। जब यहां पर अब देखो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा रहेगा, काई क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट है, और ये क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट बी। जहां पर काई ए और माइनस काई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? हाई होगी, ज्यादा होगी, वहां पर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा बच्चों? आपका ज्यादा हो जाएगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हाई, इन दोनों में हाई वैल्यू का डिफरेंस किसमें होगा? HCl, HBr और यहां पर HI। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें ज्यादा होगा? F का 4 होता है, इसका 2.1, इसका 3 होगा, इसका 2.1। तो आप लोगों को डिफरेंस कहां ज्यादा दिख रहा है? HF में। तो HF का आयोनिक कैरेक्टर आपका सबसे ज्यादा होता है, HF का आपका आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, इस बात को ध्यान रखो, HF का आपका आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसके बाद एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं हम लोग। कौन से कैरेक्टर की? एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है बच्चों? एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है बच्चों यहां पर? अब समझना, वो एसिड क्या होता है? वो एसिड होता है बच्चों विच कैन रिमूव H+ वेरी इजिली, जो आपका काफी ज्यादा इजिली आपका क्या रिमूव कर दे? H+। अब H+ रिमूव करने के लिए यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या आपका होना चाहिए? ज्यादा। तो अगर आप देखोगे यहां पर बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन भी मैं यहीं पर करा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देख लेते हैं बच्चों बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो बॉन्ड लेंथ आपका किसका होगा ज्यादा? समझना, HF, HCl, HBr और HI में आपका बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा बच्चों?
ठीक है। आपका यहाँ पर बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा बच्चों, देख लेते हैं। HF, HCl, HBr, HF, HCl, HBr और HI में आपका बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा। तो थोड़ा समझोगे तो मैंने आपको बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला लिखाया था कि बॉन्ड लेंथ इज RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू काई ए माइनस काई बी। फिर वही आ गया, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का टर्म है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो माइनस वैल्यू बढ़ेगी, माइनस वैल्यू बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा बच्चों, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो इसका जब आपका यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इसका ज्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी कम होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर मैं बात करूंगा तो HF की सबसे ज्यादा होगी, HF के बाद HCl की, HCl के बाद HBr की और HBr के बाद आपकी HI की। ठीक है, अब यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HI के बीच कम है तो हम इजीली बॉन्ड तोड़ के H+ निकाल सकते हैं। तो यहां पर इजीली बॉन्ड तोड़ के हम क्या निकाल सकते हैं, H+ निकाल सकते हैं। तो यहां से इजीली आपका क्या निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा। तो एसिडिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा बच्चों, एसिडिक कैरेक्टर आपका किसका सबसे ज्यादा होगा, HI का, फिर HBr का, फिर HCl का, फिर HF का। आप थोड़ा सा मैंने ऑर्गेनिक में आप लोगों को एसिडिक कैरेक्टर वाला पढ़ाया ना, वहां पर भी इसी को मैंने लिखवाया, HI का सबसे ज्यादा होता है। मैंने आप लोगों को लिखाया था कि डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट मोर यूनिफॉर्मली, नेगेटिव चार्ज ज्यादा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर भी आपका बढ़ जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, अगर H निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आता है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बहुत ही ज्यादा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इसका मतलब क्या होगा बच्चों, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब आपके स्टेबिलिटी एनहांस करेगी। जब आपकी स्टेबिलिटी एनहांस करेगी तो इसका मतलब आपका एसिडिक कैरेक्टर भी आप लोगों का बढ़ जाएगा इसके अंदर। इस बात को थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। अब हम समझते हैं बच्चों यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं यहाँ पर ये सारा टर्म आपको आ गया होगा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब हम समझ लेते हैं बच्चों यहाँ पर रिएक्टिविटी टुवर्ड O2 के टुवर्ड रिएक्टिविटी क्या होती है। तो देख लेते हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी टुवर्ड O2, ऑक्सीजन के टुवर्ड इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है बच्चों। काफी इजी है, काफी सिंपल है, एक दो बार अगर आप करोगे तो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई आपका बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, ठीक है ना। O2 के टुवर्ड रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी समझते हैं सबसे पहले फ्लोरीन की। फ्लोरीन का क्या होगा बच्चों, F2 की रिएक्शन जब मैं O2 के साथ कराता हूं तो यहां पर OF2 बनता है और आपका O2F2 बनता है, ठीक है ना। O2F2 क्या होता है बच्चों, हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है, हाईली अनस्टेबल होगा। अब यहां पर ये क्या होगा बच्चों, आपका OF2 बनेगा, ठीक है, OF2 बनेगा। इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीजन फ्लोराइड। इसका नाम क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन फ्लोराइड, ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलेंगे इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्सीजन फ्लोराइड, ठीक है। अब देखो O2F2, अब देखो यहां पर सबसे बड़ी बात है O2F2 का यूज क्या कहां होता है। O2F2 आपका प्लूटोनियम के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बना लेगा बच्चों, यहां पर PuF6 बना लेगा और O2 बना लेगा, PuF6 बना लेगा और O2 बना लेगा। अब इस बात को समझो, प्लूटोनियम आपका किसके साथ मिलता है, प्लूटोनियम आपको इरिडियम के साथ मिलता है। अब देखो प्लूटोनियम आपके, अगर इफ we will take the mixture of Pu and Ir, हमारे पास Pu एंड Ir का मिक्सचर है, तो मैं O2F2 की रिएक्शन कराऊंगा तो वो केवल और केवल किसके साथ करेगी, Pu के साथ करेगी। तो इसको इरिडियम के साथ सेपरेट करने में हमारा काम आएगा, किसके साथ, इरिडियम के साथ सेपरेट करने में हमारा काम आएगा, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, चलो काफी सिंपल है। अब Cl के ऑक्साइड कौन से होंगे, Cl2O होगा, Cl2O3 होगा,
ठीक है, Cl2O3 होगा और आपका कौन सा होगा Cl2O3 Cl2O7। मतलब आप तो सिमिलर ऑक्सीडेशन नंबर के बना दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, यहाँ पर +3, यहाँ पर +7। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। अब आपका Br2O3 Br2O7, ठीक है, यहाँ पर +1, यहाँ पर +3, यहाँ पर +7, ठीक है, +7 और +5 भी होता है बच्चों, यहाँ पर आपका +5 भी होता है, ठीक है, उसको भी देख लेंगे। यहाँ पर BrO3 और भी बनते हैं। देखो यहाँ पर फ्लोरीन के केस में मैं आपको बता फ्लोरीन आयोडीन के केस में I2O5 I2O4, ये वाला थोड़ा ध्यान रखना, I2O4, ठीक है। I2O5 का तो बहुत बड़ा आपका यूज है, काफी इंटरेस्टिंग है। I2O7, अब यहाँ पर +7 होता है, यहाँ पर आपका +4 होता है, यहाँ पर आपका +5 होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से मैं आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा सा ऑक्साइड बनाने की कोशिश करो, ऑक्साइड बनाने की आप लोग कोशिश करो। ऑक्सीडेशन नंबर याद रख के, ऑक्सीडेशन नंबर याद रख के आप लोग थोड़ा सा ऑक्साइड बनाने की कोशिश करो। अब देखो प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के ऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जाए देख लेते बच्चों। तो यहां पर देख लेते प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के ऑक्साइड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं समझते हैं। काफी इजीली है, काफी सिंपल है। जैसे मेरे पास HClO है, ये +1 का, अगर इसको मैंने हीट किया तो +1 का ऑक्साइड बनेगा, तो क्या बन जाएगा Cl2O। अगर यहां पर H2O आपका रिलीज हो जाएगा, बैलेंस कर लेना रिएक्शन, HClO2, ये आपका मतलब ये आपका ऑक्सी एसिड है, वो आपको बाद में याद हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा +3, तो यहां पर क्या बन जाएगा Cl2O3 + H2O, ठीक है। यहां पर अगर मैंने बोला HClO3, अगर मैंने इसको हीट किया तो यहां पर क्या बन जाएगा +5 का, तो यहां पर क्या बन जाएगा Cl2O5 + H2O, ठीक है। अगर मैंने बोला HClO4, तो HClO4 आपका हीट करेंगे थर्मली, तो ये +7 है, तो Cl2O7 + H2O बन जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी बैकवर्ड रिएक्शन होती है, ये वाली रिएक्शन आपकी बैकवर्ड होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन बना सकते हैं। हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं बच्चों, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन बना सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, ये थोड़ा एक्सेप्शनल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड थोड़ा एक्सेप्शनल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है फ्लोरीन की, देन आपकी क्लोरीन की, देन आफ्टर ब्रोमीन की। अब क्यों ऐसा होता है बच्चों, क्यों ऐसा होता है? सबसे बड़ी बात फ्लोरीन नहीं, सॉरी, सबसे ज्यादा होती है बच्चों आयोडीन की, आयोडीन के बाद क्लोरीन की और इसके बाद ब्रोमीन की। क्यों ऐसा होता है बच्चों, सबसे बड़ी बात है क्यों ऐसा होता है। तो ये बात ध्यान रखो कि आयोडीन लार्जर इन साइज, साइज में बड़ा होता है। साइज में बड़ा होने के लिए, साइज में बड़ा होगा तो आयोडीन का जो न्यूक्लियाई होगा, आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बीच उतना अट्रैक्शन पावर नहीं होगा, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहां पर इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होगी। जब इसके इलेक्ट्रॉन देने की काफी ज्यादा टेंडेंसी होगी तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने की काफी ज्यादा टेंडेंसी होगी, और यही जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग मोर इजीली, मतलब आपके बॉन्डिंग में काफी इजीली क्या कर जाएगा बच्चों, ये पार्टिसिपेट कर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो वो बॉन्डिंग में काफी इजीली आपका पार्टिसिपेट करेगा। और पार्टिसिपेट जैसे ही देखो न्यूक्लियाई और आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन पावर उतना नहीं है, तो वो इजीली दे सकता है। जब वो इजीली देगा तो वो इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी।
दिस इज द काइनेटिक रीजन, ये आपका काइनेटिक रीजन है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखो। ये आपका कौन सा रीजन हुआ बच्चों? काइनेटिक रीजन, ठीक है। अब हम समझते हैं इसके आगे। अभी ये खत्म नहीं हुआ ऑक्साइड। ऑक्साइड जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग याद कर जाओ, बहुत ही ज्यादा अच्छे नोट्स है बच्चों, एक बार करोगे तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं Cl की, ठीक है। यहां पर मैंने किसकी बात की बच्चों? आयोडीन के बारे में बात कर ली। अब Cl में क्या होता है ऐसा? क्लोरीन में आपका ऐसा क्या होता है? यहां पर बोल देता हूं, सॉरी, यहां पर ऐसे नहीं। इन द केस ऑफ आयोडीन, इन द केस ऑफ आयोडीन, आयोडीन के केस में ऐसा होता है। अब इन द केस ऑफ क्लोरीन, इन द केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के केस में कैसा होगा बच्चों? यहां पर क्लोरीन के केस में क्या होगा? क्लोरीन कैन फॉर्म पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग, क्लोरीन कैन फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। क्लोरीन आपका क्या बना सकता है बच्चों? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बना सकता है ऑक्साइड के साथ, ठीक है। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बनाएगा, जो कि क्या होगा बच्चों? आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसका क्या हो जाएगा बच्चों? स्टेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड विल इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड विल इंक्रीज। यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड क्या हो जाएगा बच्चों? आपका इंक्रीज आपका हो जाएगा। बात क्लियर है? यहां पर आपका स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड आपका इंक्रीज आपका इस तरीके से हो जाएगा। चलो, काफी इजी है, काफी सिंपल है। अब Br में क्या होगा? इन द केस ऑफ ब्रोमीन, इन द केस ऑफ ब्रोमीन, इन द केस ऑफ ब्रोमीन, अब देखो ब्रोमीन के केस में क्या होगा बच्चों? इसके पास इस प्रॉपर्टी का भी लेख रहेगा और इस प्रॉपर्टी का भी लेख रहेगा, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी का लेख रहेगा, तो क्या बोल सकते हैं? लेक ऑफ अबव प्रॉपर्टी, लेक ऑफ अबव टू प्रॉपर्टीज, सो ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन इज लेस स्टेबल। मतलब अब समझ में आ गया होगा कि आपको ऑक्साइड को स्टेबल करना है तो या तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा रहनी चाहिए या तो आपकी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी। तो दोनों प्रॉपर्टी का अगर आपके ब्रोमीन के अंदर लेक रहेगा तो इसके ऑक्साइड क्या होंगे? लेस स्टेबल होंगे। तो इस तरीके से हम यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड को हम लोग इजिली देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यूज ऑफ ऑक्साइड्स। तो यूज ऑफ ऑक्साइड समझ लेते हैं। यूज ऑफ ऑक्साइड्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका Cl2O, ठीक है। मैं जैसे जैसे लिखा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग याद कर लो, काफी ज्यादा इजी है, ठीक है। देखो Cl2O आपका क्या होता है बच्चों? एक तरीके का ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग एजेंट होता है। पहला क्या होता है बच्चों? ये आपका ब्लीचिंग एजेंट होता है। पहला आपका क्या होता है बच्चों? ये आपका ब्लीचिंग एजेंट होता है। और क्या होता है? इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। किस में काम आता है? पेपर इंडस्ट्री और सिल्क इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री और सिल्क इंडस्ट्री में भी काम आता है, ठीक है। सिल्क इंडस्ट्री में भी काम आता है। इसके बाद इसके जो अदर ऑक्साइड है कौन कौन से बच्चों? Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, इनके पास भी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। इसके पास भी क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग पावर। जितने भी आपके ऑक्साइड होते हैं सबके पास होती है। Br के ऑक्साइड के पास भी आपके ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। सबके पास आपकी क्या होती है बच्चों? यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो Br2O3, Br2O5, Br2O7 और साथ साथ एक और ऑक्साइड लिख लो बच्चों इसका, यहां तक काफी, ठीक है। अब देखो ऑक्साइड ऑफ Br इज लेस स्टेबल। लेस स्टेबल होने की वजह से क्या होगी बच्चों? इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी बहुत ज्यादा होगी। यहां तक समझ में आ गया? ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी बहुत ज्यादा होगी। अब इसके बाद अब यहां पर समझते हैं I2O4 और I2O5, इसकी भी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है।
इसकी भी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है, तीनों की ऑक्सीडाइजिंग पावर आपकी हाई होती है। अब पॉइंट वाली बात क्या है बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है I2O5 से, मैंने आपको बोला था स्पेशल है, क्यों है वो मैं अब आप लोगों को बता देता हूं क्यों है स्पेशल ये। अब देखो I2O5 की रिएक्शन जब मैं CO के साथ कराता हूं, देखना ध्यान से, यहां पर I2O5 की रिएक्शन जब मैं CO के साथ कराता हूं तो यहां पर क्या बनता है, I2O4 बनता है और आपका CO2 बनता है। देखो ये एक्चुअली CO रिलीज करने वाले, CO रिलीज जो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है उसमें आपका काम आता है। ये एक्चुअली कैटालाइटिक कन्वर्टर के फॉर्म में भी काम आ सकता है, ये आपका कैटालाइटिक कन्वर्टर के फॉर्म में भी काम में आ सकता है फॉर CO कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो थोड़ा ध्यान रखो, ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाने वाली रिएक्शन है। तो थोड़ा ध्यान रखो कि I2O5 की रिएक्शन CO के साथ कराएंगे तो CO2 कैसे पता पड़ेगा कि CO2 गैस निकली है। सबसे पहले अगर इसका मैंने टेस्ट किया, I2O5 को CO के साथ डाला, तो अगर CO2 एफर्नेस के साथ आपका जलेगा तो इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंस है, उस कंपाउंड के अंदर CO आपका प्रेजेंट है, उस कंपाउंड के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है बच्चों, CO आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा फोकस कर लेना बच्चों, काफी इजी है और काफी सिंपल है। ठीक है, तो यहां तक तो आप लोगों को आ गया होगा। अब देखो यहां पर अगला देख लेते हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड मेटल के टुवार्ड इसके रिएक्टिविटी। तो देख लेते हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड मेटल के टुवार्ड रिएक्टिविटी कैसे होगी बच्चों, इसकी थोड़ा सा समझते हैं। देखो हमने हाइड्रोजन के टुवार्ड पढ़ लिया, ऑक्सीजन के टुवार्ड पढ़ लिया, अब हम समझ लेते हैं मेटल के टुवार्ड रिएक्टिविटी इसकी कैसी होगी। ठीक है, तो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करेगा आप समझते हैं। X2 की रिएक्शन अगर मैंने M के साथ करा दिया तो आपको क्या बन जाएगा, MX बनेगा। ठीक है, अब वो भी आप जानते हो कि कौन अच्छा रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम हाइड्रोजन वाला डाल दो। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर डालो, रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लोग जानते हो किसका होगा, F2 का सबसे ज्यादा, फिर आपका F2 के बाद Cl2 के बाद Br2 और Br2 के बाद आपका I2, क्योंकि ये I2 के साथ रिएक्शन करके HI बना लेगा, I2 के साथ रिएक्शन करके MI बना लेगा, जो कि तुरंत आपका फिर से I2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी रिएक्शन होती है, थोड़ा इसको फोकस करो। ठीक है, अब देखो अगर मैं बताऊं आयोनिक नेचर मतलब आयोनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा। अब मैं दो तरीके से बता रहा हूं, जब आपके डिफरेंट मतलब क्या होंगे, डिफरेंट आपके हेलोजन होंगे, डिफरेंट हेलोजन विद सिमिलर मेटल के साथ डिफरेंट हेलोजन, मेटल मान लेता हूं मैं कोई भी M। ठीक है, मेरे पास है MF, MCl, MBr और Mi। अब यहां पर मैंने क्या चेंज किया, यहां पर मैंने आपका केवल और केवल क्या चेंज किया बच्चों, यहां पर मैंने इसमें आपका हेलोजन को चेंज किया। ठीक है, अब इसके आयोनिक कैरेक्टर कैसे रखेंगे, अब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, इस टाइम हम कब देखेंगे, आयोनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहां ज्यादा होगा, जहां पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा MF में ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, लेकिन अभी समझो, ये डिफरेंट हेलोजन विद सिमिलर मेटल, ये डिफरेंट हेलोजन विद सिमिलर मेटल। अब हम बात करेंगे डिफरेंट मेटल विद सिमिलर हेलोजन। ठीक है, डिफरेंट मेटल विद सिमिलर हेलोजन, तो देख लेते हैं यहां पर डिफरेंट मेटल विद सिमिलर हेलोजन, मतलब कौन कौन से बच्चों, ये तो था पहला, ये दूसरा। अब इसको समझने के लिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, एक चीज ध्यान से समझना। फजान रूल मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें फजान रूल में आपको कैटायन क्या होना चाहिए, चार्ज कैटायन। देखो फजान रूल, अकॉर्डिंग टू फजान रूल
अकॉर्डिंग टू फजान रूल, चार्ज ऑन कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, और पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा बच्चों, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो आप देख सकते हो। अब मुझे ये बताओ PbCl2 और PbCl4 इन दोनों में बताओ पोलराइजिंग पावर किस में ज्यादा होगी बच्चों, इसमें होगी या इसमें होगी? तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पोलराइजिंग पावर आपके देखो चार्ज ऑन कैटायन किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। तो इसका कौन सा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। देखो ना सिंपल, मेटल पे निकालो, मेटल पे Pb+4 आएगा, यहाँ पर मेटल पे Pb+2 आएगा। अब बताओ किसका होगा, इस पर +4 चार्ज ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। या फिर हम नीचे बोल सकते हैं साइज ऑफ कैटायन, ये लाइन तो आप लोग ध्यान रखो, फजान रूल के लिए लाइन आप लोग ध्यान रख लो ये वाला, ठीक है। अब बताओ इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर मैंने यहां पर ले लिया SnCl2 और SnCl4, आप जल्दी बताओ इसमें आपका आयनिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए काफी इजी रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग समझे यहाँ पर जो दो हेलोजन जब आपस में जुड़ेंगे तो वो कौन से कंपाउंड कहलाते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो अब हम समझते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। अगला कंपाउंड है हमारा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो काफी इजी है, काफी सिंपल है, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। मतलब एक ये हेलोजन है और X2 प्लस X2 डैश X डैश बनाएगा। अब देखो यहां पर समझना, X डैश आपका क्या होगा, X डैश आपका होगा अपर हेलोजन एलिमेंट, और आपका X2 क्या होगा, लोअर हेलोजन एलिमेंट। समझ में आया? इस चीज को ध्यान रखो, ये होगा अपर हेलोजन एलिमेंट और ये होगा आपका लोअर हेलोजन एलिमेंट। जैसे अगर मैं बोलना चाहूं कि यहाँ पर सिंपल, अगर मैं एक दो रिएक्शन में आप लोगों को सिंपल बताता हूं यहाँ पर, तभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं Cl2 और F2 की रिएक्शन कराऊंगा, ध्यान से समझना, अगर मैं Cl2 और F2 की रिएक्शन कराऊंगा तो ये आपका कौन सा लोअर, ये आपका कौन सा है, अपर वाला है। अपर वाला आपका कहां जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे गया अपर वाला, और लोअर वाला आपका आगे आएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ClF। दो अगर कंपाउंड अगर आपस में जोड़ेगा तो आपका इस तरीके से आपका कंपाउंड बनेगा। तो इसका ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों इसके, लेकिन आप इतने एग्जाम्पल ध्यान रखो जो कि आपके लिए सफिशिएंट होंगे, ठीक है। अब इंटर हेलोजन कंपाउंड तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसमें सबसे पहले समझना है कि इंटर हेलोजन स्पीसीज, आपके जो इंटर हेलोजन स्पीसीज होते हैं, दे आर टू टाइप्स। इंटर हेलोजन स्पीसीज आर टू टाइप्स। ये आपके दो टाइप के होते हैं, ये आपके एक होते हैं न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है। एक होते हैं आपके चार्ज्ड स्पीसीज, एक होते हैं आपके चार्ज्ड स्पीसीज, एक होते हैं न्यूट्रल स्पीसीज, और एक आपके होते हैं बच्चों चार्ज्ड स्पीसीज, ठीक है। अब न्यूट्रल स्पीसीज कौन कौन से होंगे बच्चों, यहाँ पर न्यूट्रल स्पीसीज आपके होंगे यहाँ पर ClF, ClF3, BRF। ये आपका होगा न्यूट्रल स्पीसीज में, मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे IF7, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, IF5, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चार्ज स्पीसीज होंगे वो कौन कौन से होंगे बच्चों, जैसे अगर मैंने बात की यहाँ पर चार्ज वाले में, तो I3 माइनस चार्ज हेलोजन कंपाउंड है, BrF2 प्लस, BrF2 माइनस, ये सब चार्ज वाले हैं बच्चों। BrF1 माइनस, ये सब आपके कौन से वाले, चार्ज वाले। तो दो हेलोजन जब कंबाइंड होंगे तो आपके चार्ज वाले भी बनाएंगे और एक आपका न्यूट्रल स्पीसीज भी बनाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों न्यूट्रल चार्ज स्पीसीज कैसे बनता है। चार्ज वाला देख लेते हैं एक एग्जांपल कैसे बनता है बच्चों। अगर मैंने Ki की रिएक्शन, एक्सिस ऑफ Ki की रिएक्शन अगर मैंने I2 के साथ करा दिया तो यहाँ पर Ki3 बनेगा और जो I3 होगा वो आपका चार्ज वाला इंटर हैलोजन कंपाउंड बन जाएगा। जो I3 माइनस उसमें से निकलेगा, इसमें से जो आपका I3 माइनस निकलेगा वो चार्ज वाला इंटर हैलोजन कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर सोच सकते हैं। और देखो चार्ज वाला कैसे बनेगा, एक और एग्जांपल, ICl3 सॉलिड को अगर मैं तोड़ूंगा तो किसमें टूटेगा, ICl2 माइनस ICl4 प्लस, सॉरी ICl2 प्लस ICl4 माइनस, इसमें आपका टूट जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखो। अगर मैं इसके बाद एग्जांपल ध्यान रखो BrF3 सॉलिड का, तो BrF2 प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा BrF4 माइनस। ठीक है, इस तरीके से दो आपके चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। चार्ज वाले मैंने आपको बताया एग्जांपल, ठीक है, फिर से उसको रिपीट करना है एग्जांपल, बस उतना ही है। अब देखो न्यूट्रल वाला कैसे बनेगा, Cl2 की रिएक्शन F2 के साथ कराया तो आपका ClF बनेगा। एक एग्जांपल एक और, Cl2 की रिएक्शन अगर मैंने F2 के साथ एक्सिस अमाउंट में कराया तो आपका क्या बनेगा, ClF3 बनेगा। तो इस तरीके से आपका न्यूट्रल वाला भी बन सकता है। अगला एग्जांपल, अगर मैंने I2 की रिएक्शन F2 के साथ करा दिया एक्सिस अमाउंट में तो आपका क्या बन जाएगा, IF7 बन जाएगा। तो ये इस चीज को ध्यान रखो, ये न्यूट्रल वाले बनेगा और यहाँ पर आपका चार्ज वाला। ये रिएक्शन जो मैंने लिखाई है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वही रिएक्शन है आपसे अक्सर पूछी जाती है घुमा के। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड होते कैसे हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड के नेचर के बारे में जान लेते हैं। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड आपके डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। पहला, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये आपका डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आपके क्या होते हैं बच्चों, डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, और इसमें से कुछ आपके कलरफुल होते हैं, कुछ आपके कलरफुल होते हैं और कुछ आपके कलरलेस भी होते हैं। इसमें से कुछ आपके क्या होते हैं बच्चों, कलरफुल होंगे और कुछ आपके क्या होंगे बच्चों, कलरलेस होंगे। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों, इसमें से कुछ आपके कलरफुल भी होंगे और कुछ आपके क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर कलरलेस। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पर चलने वाला है कंपाउंड्स। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर सेकेंड XXM डैश मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड आपके क्या होंगे, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होंगे। कौन से होंगे, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में होंगे जनरली। ठीक है, एक्सेप्ट ClF को छोड़ के। ClF आपका कौन से स्टेट में होता है बच्चों, आपके गैसेस स्टेट में होता है। ClF आपके कौन से स्टेट में होगा बच्चों, यहाँ पर गैसेस स्टेट में आपका ClF यहाँ पर आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि काफी ज्यादा सिंपल है, काफी ज्यादा इजी है। ठीक है, ClF हो सकता है, BrF भी होगा, BrF भी आपका गैसेस स्टेट में होगा। और कौन कौन से होंगे मैं सब लिखा देता हूँ, ClF3 भी होगा और IF7 भी होगा, ClF3 भी होगा और IF7 भी होगा। ये सब आपके जनरली गैसेस स्टेट में मिलते हैं और बाकी सारे सॉलिड लिक्विड में। मैं आपको जनरली एग्जांपल लिखा देता हूँ, सॉलिड में कौन सा होगा, लिक्विड में कौन सा होगा। तो लिख लेते हैं एग्जांपल। सॉलिड स्टेट में आपको कौन कौन से होंगे बच्चों, यहाँ पर सॉलिड स्टेट में आपके यहाँ पर होंगे बच्चों ICl, IBr, IF3, ICl, IBr, IF3, ये तीनों आपके कौन से स्टेट में होंगे बच्चों, यहाँ पर सॉलिड स्टेट में होंगे। ये तीनों आपके कौन से स्टेट में होंगे, सॉलिड। और लिक्विड स्टेट की बात कर लेते हैं, तो लिक्विड स्टेट में आपके कौन कौन से होंगे बच्चों, Br वाले होंगे। लिक्विड स्टेट में जनरली आपके कौन से होंगे, Br वाले। तो BrF3, BrF5 और यहां पर आ जाएगा IF5, ये भी आपका लिक्विड स्टेट में होता है। और ये सारे के सारे कौन से स्टेट में होते हैं बच्चों, आपके गैसेस स्टेट में। सारे के सारे कौन से स्टेट में होंगे, गैसेस स्टेट में। तो इसको याद करने का तरीका क्या होगा बच्चों,
यहाँ पर आ जाएगा ICl3, ठीक है, ICl3। आयोडीन वाले सारे सॉलिड होंगे, ब्रोमीन वाले सारे लिक्विड होंगे, और Cl और ब्रोमीन वाले कौन कौन से आपके यहाँ पर कौन कौन से आपके गैसेस है उसको ध्यान रख लो। गैस वाले ध्यान रख लो, गैस वाले ध्यान रख लो, आप लोगों को अपने आप आ जाएगा। गैस वाले ध्यान रख लो, आप लोगों को अपने आप आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर इसको हटा दो, यही सही है, केवल इतना ही सही है। ClF, BrF, ClF3, इतने ध्यान रख लो। ये आपकी गैस होगा, ये आपका सॉलिड होगा, और ये आपका लिक्विड होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब कलर की बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कलर की, तो एक्सेप्ट फ्लोरीन एंटर हैलोजन कंपाउंड कैन नॉट शो कलर, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पर थर्ड, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, कैन नॉट शो कलर, कैन नॉट शो कलर। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन आपका कलर शो नहीं करेगा, सारे के सारे आपके कलर शो करेंगे। फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन कैन नॉट शो कलर। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो आपके फ्लोरीन के होंगे वो आपके कलर शो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं अब यहाँ पर स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी या फिर रिएक्टिविटी की, तो यहाँ पर ध्यान रखना। फोर्थ, रिएक्टिविटी आपकी किसकी ज्यादा होती है बच्चों? सबसे ज्यादा होती है बच्चों आपके F2 की। F2 के बाद सारे के सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आते हैं, उसके बाद आपके आती है Cl2 के बाद Br2 के बाद I2, और जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी अपने आप कम। अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। स्टेबिलिटी आपकी किसकी? Cl2 की ज्यादा, सबसे ज्यादा I2 के बाद Br2 के बाद Cl2 के बाद XX' और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका F2। मतलब रिएक्टिविटी का जस्ट उल्टा है आपका कौन सा? स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपके रिएक्टिविटी का जस्ट उल्टा है, ठीक है। अगर मैं आप देखो यहाँ पर रिएक्टिविटी बोलना चाहूं तो रिएक्टिविटी क्या होगा बच्चों समझना। रिएक्टिविटी ऑर्डर में निकालना बता देता हूं बच्चों, इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पर अरेंज इन द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन, अरेंज इन द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग। आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं बच्चों, ठीक है। आपको क्वेश्चन बताना है, सॉल्व करना है इसको। आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर में, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में आप लोग कैसे अरेंज करोगे बच्चों इसको? यहां पर ला देते हैं हम IF BRF, देख लेते हैं। IF BRF ClF, और कौन कौन से कंपाउंड है? ICl IBr BrCl, ICl IBr ICl IBr और BrCl ले लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही था। BrCl, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब देखो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? मोर पोलर कंपाउंड इज मोर स्टेबल। मोर पोलर कंपाउंड आपका क्या होगा बच्चों? उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसको बताओ। अब यहाँ पर मोर पोलर कौन है? IF वाला है, तो IF आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद BRF वाला है, मतलब पोलर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा वाला है? ClF वाला है। उसके बाद कौन सा वाला है? ICl वाला। उसके बाद IBr वाला। उसके बाद BrCl वाला। यहाँ पर 3, 2, 1, 2 चलेगा, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा पोलर होगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जो ज्यादा पोलर होगा, मोर पोलर कंपाउंड इज मोर स्टेबल। ये लाइन ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर
स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसे ही निकलता है। मोर पोलर कंपाउंड आपका उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा बच्चों, ठीक है, स्टेबल होगा। ठीक है, यहां पर अब यहां पर समझते हैं। अब इसके बाद BbRF3 ClF3 ICl3। अब इसके बाद इसमें भी बताओ एक और क्वेश्चन, यहां पर सेकेंड BrF3 ClF3 BrF3 ClF3 और कौन सा था, ICl3। अब बताओ इन सब में से ICl3, इन सब में सबसे ज्यादा आपका पोलर कौन सा होगा, सबसे ज्यादा आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर अब आपको निकालना है, तो यहां पर सबसे ज्यादा पोलर आपका कौन सा होगा, BrF वाला होगा। तो BrF वाला पोलर होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बेटा BrF3, उसके बाद होगा ClF3, उसके बाद आपका होगा ICl3। देख सकते हो ना इसमें IF BrF इस तरीके से, BrF वाला सबसे ज्यादा, उसके बाद ClF वाला आता है, उसके बाद ICl वाला आता है। तो इस तरीके से ध्यान रखो, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से अक्सर पूछने वाला क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल रिएक्शन है। अब हम चलते हैं इसके रिएक्शंस के बारे में। फिफ्थ पॉइंट हाइड्रोलाइसिस, फिफ्थ पॉइंट हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है बच्चों, इसका समझ लेते हैं, समझना ध्यान से। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सिंपल बताता हूं, अगर मुझे BrF3 का हाइड्रोलाइसिस कराना है, BrF3 का हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो F के ऊपर कौन सा चार्ज मानोगे, -1। F के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों, -1 है, और Br के ऊपर कौन सा है, +3। तो Br का +3 वाला ऑक्सी एसिड कौन सा होगा, HbRO2। देखो इसके अंदर HbRO2 आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा, अब ये F आपका किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, H के साथ, HF। माइनस वाला एसिड बना दो, +3 वाला एसिड बना दो, बस +3 वाला एसिड बना दो, माइनस वाला एसिड बना दो। यही इसका क्वेश्चन करने का तरीका है। जैसे मैं 2-3 और लिखता हूं, ClF3 की रिएक्शन H2O के साथ करा दो। एक और बता देता हूं, यहां पर ICl3 की रिएक्शन H2O के साथ करा दो। देखो यहां पर, अब देखो यहां पर -1 कौन सा है, यहां पर F वाला -1 है और यहां पर Cl+3 है, तो क्या बन जाएगा HClO2, और माइनस वाला एसिड बनाएगा HF। अब यहाँ पर -1 Cl है और ये आपका +3 है। अब बताओ कैसे बनेगा, अब आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर वो HiO2 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको -1 कर दे तो -1 का एसिड, +3 के लिए +3 का आपको एसिड बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है हाइड्रोलाइसिस किस तरीके से करवाते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो स्ट्रक्चर्स हमारे कैसे होंगे देख लेते हैं बेटा। इंटर हैलोजन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स, देखो सम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर कंडक्टिव इन नेचर। एक और पॉइंट लिखा देता हूँ 6, सम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर कंडक्टिव इन नेचर। तो छठा पॉइंट लिखा देता हूँ, सम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स are conductive in nature, सम इंटर हैलोजन कंपाउंड आपके कंडक्टिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं बच्चों, कंडक्टिव होते हैं क्योंकि उसके ऊपर चार्ज आते हैं। आप लोगों ने अभी पढ़ा है, जैसे BrF3 के रिएक्शन मैंने कराया था, अगर सॉलिड तो ये तुरंत आपका ब्रेकडाउन आपका चार्ज में हो जाता है। जब ये आपका चार्ज वाले में ब्रेकडाउन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा BrF4-। तो इस तरीके से ब्रेकडाउन होने की वजह से इसमें क्या हो जाता है बच्चों, कंडक्टिव नेचर आप लोगों का बढ़ जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम समझते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा बच्चों, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। AX सबसे पहले X टाइप नहीं, यहाँ पर X-3 टाइप। अब समझो इसमें कि क्या करेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर के लिए हम कौन सी थ्योरी लगाएंगे, VSEPR थ्योरी। अब देखो यहाँ पर X के पास क्या होगा बच्चों, X आपका हैलोजन है, X के पास आपके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 8 क्या रहेंगे बच्चों, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब जब यहाँ पर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पार्टिसिपेट कर चुके हैं।
3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पार्टिसिपेट कर चुके हैं। नहीं तो आप उसको एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। ClF3, अगर मुझे ClF3 का स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा बच्चों? VSEPR थियरी से आप लोग सिंपली हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। सिंपल एक ही कंसेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं बच्चों? मैंने आप लोगों को बताया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले किसको डिवाइड कर दो? 8 को डिवाइड कर दो। जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसमें आप 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसमें आप किससे डिवाइड कर दो बच्चों? 2 से डिवाइड कर दो। तो ये आपका क्या बताएगा? लोन पेयर बताता है। ये आपका लोन पेयर बताता है और ये आपका क्या बताता है बच्चों? बोन पेयर। आप ऐसे कर लो। ठीक है, अब देखो Cl में कितने वैलेंस होते हैं? 5, और फ्लोरीन में Cl में हेलोजन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? वो हेलोजन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर CCl में 7 और आपके फ्लोरीन में भी 7, तो टोटल हेलोजन कितने बच्चों? 4 हो गए। 4 में कितने होंगे? 7 × 4। 7 × 4 करो तो देखो Cl में 7 है, 3 हेलोजन में, Cl में 7 है और फ्लोरीन में 7 है, लेकिन फ्लोरीन कितने? 3 है। तो टोटल कितने? 7 प्लस इसको क्या लिखेंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं आपको बता देता हूँ। 7 + 7 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों? ये 28। अब 28 डिवाइडेड बाई 2 करो तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 28 डिवाइडेड बाई 8 करो। अब 8 के टेबल में ये आपका कितनी बार जाएगा बच्चों? 3 टाइम्स 24 आ जाएगा। 24 आ जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 4। 4 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा बच्चों? यहाँ पर 2। तो 2 तो आपके लोन पेयर होंगे और 3 आपके क्या होंगे बच्चों? बोन पेयर। अब 2 लोन पेयर और 3 बोन पेयर, मतलब आपका SN नंबर कितना आ गया? SN आ गया आपका 5। जब आपका SN आ गया 5 तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? हाइब्रिडाइजेशन आपका कौन सा होगा बच्चों? sp3d। आपका कौन सा होगा? sp3d। तो जब आपका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3d होगा तो आप कैसे करोगे बच्चों इसको सॉल्व? देख लो sp3d का शेप कैसा बनता है बच्चों? sp3d का आपका शेप कैसा बनता है? ट्रायगोनल प्लानर बाई पिरामिडल। ये आपका शेप बनता है ट्रायगोनल प्लानर बाई पिरामिडल। अब ये जब आपका शेप बनेगा तो अब इसमें वो अरेंज कर लो। Cl एज ए सेंट्रल एटम। अब लोन पेयर आपका कहाँ एडजस्ट होता है? लोन पेयर आपका एडजस्ट होता है बच्चों इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लोन पेयर आपका कहाँ एडजस्ट होगा? इक्वेटोरियल पार्ट पर। यहां पर हमेशा लोन पेयर इक्वेटोरियल पर आएगा। तो ये कौन सा शेप हो गया बच्चों? टी शेप्ड। ठीक है, टी शेप्ड। इसी की तरह शेप आपका कौन सा होगा बच्चों? BrF3 का आप लोग बनाओ, IBr3 का आप लोग मुझे बना के सेंड करो। ये दोनों आपके होमवर्क है, दोनों का स्ट्रक्चर आप लोग बनाओ। इसी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला हम देख लेते हैं यहाँ पर XX5 टाइप का, XX-5। ठीक है, इसका टाइप। अब इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ IF5। ठीक है, IF5। इसमें और भी हो सकते हैं ClF5। ठीक है, ClF5, BrF5, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो यहाँ पर IF5 के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो IF5 का हम कैसे निकालेंगे? सेम तरीका देखो, IF5 का अगर मुझे निकालना हो तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 7 आयोडीन में और 5 फ्लोरीन में 7, तो कितना होंगे? 35 + 7। 35 + 7 कितना हो गया बच्चों? 35 + 7। ठीक है, 35 + 7 आपका हो जाएगा 42। अब क्या करना होता है बच्चों? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 का डिवाइडेशन लगाना होता है। तो 42 डिवाइडेड बाई 8 करो तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर अगर आप 42 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 42 आएगा क्या? 2 मिनट को, ठीक है 42 आ जाएगा। अब 8 के टेबल में ये आपका 5 टाइम्स, 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड कर दो तो आपका क्या हो जाएगा? 1 लोन पेयर। तो आपका 5 बोन पेयर और क्या हो जाएगा बच्चों? 1 लोन पेयर। अब 5 बोन पेयर और 1 लोन पेयर, बोन पेयर प्लस लोन पेयर आपको क्या बताता है? SN नंबर। अब जब ये आपका SN नंबर बताएगा 5 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 आपका कैसा बनता है? ऑक्टाहेड्रल। 6 आपका कौन सा बनता है बच्चों? आपका ऑक्टाहेड्रल शेप। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल शेप आपका बनेगा। तो ऑक्टाहेड्रल शेप आपका कैसा बनेगा समझ लेते बच्चों हम लोग, काफी इजीली देख लेते। ऑक्टाहेड्रल शेप, तो ऑक्टाहेड्रल शेप आपका बनेगा यहाँ पर
आई आपका सेंट्रल एटम, ये आपका एफ, 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 और यहाँ एक लोन पेयर अरेंज होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं X7 टाइप का। तो इसका शेप हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका एग्जांपल, बेटा ये दोनों आप लोगों को होमवर्क करना है, जो एग्जांपल है वो आपको होमवर्क करना है, एज ए होमवर्क लो। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं IF7, एक सिंगल टाइप का एग्जांपल है इसका, IF7 ही ले लेते हैं, देख लेते हैं। बहुत कम पूछा गया लेकिन फिर भी आप लोग याद रखो। IF7 कैसे होगा बच्चों? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो IF7 का, यहाँ पर 7 और 7 हेलोजन में 7, तो कितना आपका हो जाएगा? 49 प्लस 6 आपका हो जाएगा 56। अब 56 डिवाइडेड बाई 8 करो बच्चों एक बार। जब आप लोगों ने 56 डिवाइडेड बाई 8 किया होगा तो आपका कितना आया? देखो 56 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर 48 यहाँ पर 56 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, एक बार कोशिश करो, 69, 56 डिवाइडेड बाई आपका 48। ठीक है, 48 बार जाएगा, मतलब यहाँ पर 6 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका खत्म होगा कितने टाइम्स में? 6 टाइम्स में। और यहाँ पर बचेगा आपका, रुको 2 मिनट, 7 7 जा 49 प्लस 7 56। ठीक है, यह तो क्लियर है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा IF7 में, हाँ 56, यहाँ पर समझना, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर 56 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो सीधा आपका 7 आ जाएगा, मतलब सातों के सातों आपके पार्टिसिपेट कर जाएंगे। तो अब 7 होगा तो 7 का कैसा बनेगा बच्चों? 7 का आपका हो जाएगा ऐसा। यहाँ पर आपका क्या बन गया? पेंटागोनल। यहाँ पर आपका हो गया पेंटागोनल और ऊपर क्या हो जाएगा? F। तो इस शेप को क्या बोलेंगे? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलेंगे? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलेंगे इस शेप को? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे क्या? स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। ये हमारे क्या हो गया बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। और कुछ कंपाउंड आपके होते हैं स्यूडो हेलोजन कंपाउंड, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्यूडो हेलोजन कंपाउंड मतलब कंपाउंड वो जो हेलोजन की तरह बिहेव करते हैं लेकिन होते नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो हेलोजन कंपाउंड। तो समझ लेना, स्यूडो हेलोजन कंपाउंड, स्यूडो हेलोजन कंपाउंड क्या होता है बच्चों? स्यूडो हेलोजन कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड विच इज बिहेव लाइक हेलोजन बट कंपाउंड विच इज बिहेव लाइक हेलोजन, पहला यहां पर लिख लो, कंपाउंड विच इज बिहेव लाइक हेलोजन बट नॉट हेलोजन नहीं होंगे। मतलब हेलोजन अपने ऊपर क्या कैरी करता है? हेलोजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, ये अपने इस फॉर्म में रहता है, इसको हम इस फॉर्म में आता है, समझना। इसी तरीके से आपका Cn माइनस आपका हेलोजन की तरह -1 चार्ज कैरी कर रहा है और ये आपका Cn2 फॉर्म में रहता है। इसको बोलते हैं साइनाइड और इसको क्या बोलते हैं? साइनोजन। बस इसी तरीके से अगर Nc माइनस रहेगा तो Nc माइनस आपका क्या होगा? आइसोसाइनाइड। और ये जब आपका Nc2 बनाएगा X2 की तरह Nc2 बना लिया तो आइसोसाइनोजन। ठीक है, एक होता है बच्चों आपका SCN माइनस। अब देखो ये आपका क्या होता है? थायोसाइनाइड होता है। अब यहां पर यह आपका SCN2 बना लेगा तो इसको क्या बोलेंगे? थायोआइसोसाइनोजन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर N3 माइनस भी आपका किसकी तरह?
ट्वाइस बना लेता है। तो ये आपका क्या होता है, अजाइड होता है। ये आपका क्या होता है, अजाइड। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में। ये आपका वो होता है वो अजाइड। तो अजाइड भी आपका किसकी तरह बिहेव करता है, स्यूडो हैलोजन कंपाउंड की तरह। अजाइड भी आपका किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों, स्यूडो हैलोजन कंपाउंड की तरह। अब देखो यहाँ पर CNO माइनस, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, CNO माइनस ऑक्सीसाइनाइड। CNO माइनस में क्या होता है, ऑक्सीसाइनाइड होता है, ऑक्सीसाइनाइड होता है। अब देखो यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, यहाँ पर भी। ये आपका हेलोजन वाला है, इससे कंपेयर करो। ये आपका हेलोजन वाला है, इसी से आपको कंपेयर करना है, माइनस है। अब यहाँ पर आपके CnO2 बना लेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीसाइनोजन। ऑक्सीसाइनोजन इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको एग्जाम्पल कुछ आपको ध्यान रखने ये वाले। तो कंपाउंड विच इज बिहेव लाइक हेलोजन बट नॉट हेलोजन, दैट इज कॉल्ड स्यूडो हेलोजन कंपाउंड। वो आपको हेलोजन की तरह दिखते हैं। चलो ठीक है, तो यहां तक आपके कंपाउंड सारे खत्म हो चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे Cl2 के बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, Cl2 के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर HCl के बारे में। देन आफ्टर हम वो इनर्ट गैस फैमिली पढ़ के चैप्टर को खत्म करेंगे। आई होप सो कि आपको यहां तक अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।